हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि की कक्षा में, जिसको अंग्रेजी में सामान्यतः लोग बोल देते हैं बेसिक लॉ। बट आप बेसिक लॉ कह सकते हैं, बट अगर आप टेक्निकल टर्म का यूज करें तो उसका नाम है सब्सटेंटिव लॉ। तो मूल विधि में हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को चालू किया हुआ है और बहुत अच्छे से इस चीज को हम करने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि मेरे साथ में दिक्कत यह है कि मुझे समय थोड़ा सा अधिक लगता है, क्योंकि समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। परंतु कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। और बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट चल रहे हैं, तो मैं उस तरह से तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना तेजी से कमेंट जा रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। और आशा है आप लोगों को क्लास लेने में बहुत मजा आ रहा होगा। आप लोगों ने डेमो भी देख लिया है, हालांकि डेमो की विशेष आवश्यकता कुछ नहीं रहती है, क्योंकि दिस इज RW और आपको पता ही है कि कौन शिक्षक किस तरह से चीज़ों को पढ़ाते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो आज RTI एक्ट को खत्म करने का पूरा पूरा विचार है, क्योंकि अब आगे जो चीजें हैं वो फैक्चुअल हैं, उसमें उतना ज्यादा समझाने वाला पॉइंट नहीं है। बस कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको जाननी है। तो बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को चालू करते हैं। और हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, ये बात आपको बहुत अच्छे से स्मरण होना चाहिए। हम लोगों ने थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, हम लोगों ने पर व्यक्ति सूचना के बारे में बात की थी सेक्शन 11 में। और उस सेक्शन 11 के बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो मैंने आपको एक चीज पहले ही इसके बारे में बता दी थी, और एक चीज मैं क्लियर आपको कर देता हूं यहां पर RTI के बारे में। आप साइड में एक नोट थोड़ा सा कर लें। RTI के बारे में एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, हमने पहले ही देखा था कि टोटल सेक्शंस कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं। तो कुल धारा कितनी है बेटे? कुल धारा है हमारी 31। अगर कुल अध्यायों की चर्चा करें, यानी कि टोटल चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल चैप्टर्स हैं यहाँ पर 06। और एक अनुसूची के बारे में मैं आपको सूचना और दे देता हूं, क्योंकि अनुसूची भी यहाँ पर जरूरी है। अनुसूचियों की संख्या है यहाँ पर 02। ठीक है, यहाँ पर 02 है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि अनुसूची है ना, जो यहां पर प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है। ठीक है, अब जहां पर जरूरी होगा अंग्रेजी टर्म वहीं पर लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी टर्म लिखने की वजह से क्लासेस डिले होती हैं। परंतु जहां पर भी टर्मिनोलॉजी होगी, जहां पर भी जरूरत होगी, वहां पर अंग्रेजी शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची किस बारे में बात करती है, तो यू विल हैव टू से दैट कि प्रथम अनुसूची बात करती है अधिकारियों के। जो इसमें अधिकारी हैं आपके, कौन कौन से अधिकारी हैं? अधिकारी जो आपके अभी आएंगे, केंद्रीय सूचना आयोग और आपका राज्य सूचना आयोग और आपके लोक सूचना अधिकारी इत्यादि जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स की, है ना, शपथ, ऑफिसर्स की शपथ का प्रारूप है, उसके जो ओथ है उसका प्रारूप है, उसका ड्राफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरह से शपथ किसको बोलते हैं? शपथ बोलते हैं ओथ को। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि पूछ ले कि RTI की पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, तो आपको सीधे बोल देना है कि अधिकारियों की शपथ का प्रारूप है, यानी कि अधिकारियों की जो ओथ है उसका प्रारूप उसमें दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, यहां पर मैं लिखता हूं दूसरी अनुसूची। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं दूसरी अनुसूची।
दूसरी अनुसूची। और दूसरी अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन संगठनों का नाम दिया गया है जिन पर आरटीआई लागू नहीं होती है। जैसे जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आर्मड फोर्सेस वगैरह हैं, है ना, आपका एनआईए है, रॉ है, आपका आईबी है, और भी जितनी एजेंसीज हैं उन सभी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो यहां पर आप लिखिए कि उन संगठनों का जिक्र है, उन संगठनों का, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उन संगठनों का जिक्र है जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है, आरटीआई प्रभावी नहीं है, जिस पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। और अभी इसके संदर्भ में एक धारा भी आएगी जो इस बात को स्पष्ट करेगी कि आपकी द्वितीय अनुसूची में जिन ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है उन पर आरटीआई प्रभावी नहीं होता है। तो ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अभी तक हम विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, जहां पर हम सेक्शन 11 में आ गए हैं, यहां तक हम लोगों ने गंभीरता से पढ़ना है, गंभीरता से समझना है। तफरी लास्ट के 2 मिनट में, मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें लेके आया हूं, परंतु फिलहाल यहां पर चीजें ध्यान देनी है। लेख का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आपसे पूछ सकता है कि अध्याय 3 किससे संबंधित है, तो हम यहां पर लिखेंगे चैप्टर, ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे चैप्टर। और चैप्टर को ही हिंदी में क्या कहते हैं बेटे, हिंदी में अध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्याय। और ये अध्याय कौन सा है? ये अध्याय है 4, जो बात करता है किसके बारे में? जो बात करता है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो जिक्र है वो कौन से अध्याय में किया, माफी चाहता हूं 3 में इस समय गर्मी इतनी चढ़ती है ना, यहां पर अभी हमारे पास एसी की व्यवस्था नहीं है, अध्याय 3 में, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, ना पंखा है और ना एसी की व्यवस्था यहां पर है इस समय। और ये कपड़े इस तरह के हैं क्योंकि अभी कुछ निर्माण कार्य हुआ था स्टूडियो में, तो अभी समय लगेगा। तो और लाइटें जल रही हैं भयंकर, कम से कम 15 लाइटें जल रही हैं कम से कम। आप समझ सकते हैं कितनी हीट यहाँ पर हो रही होगी और क्या हालत हो रही होगी। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में ये जिक्र करता है, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको क्या कहते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं टर्म ये, इसके बारे में ये बात करता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में ये आपका चर्चा करता है। सीधे ही ये बात पूछी जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे ही बता देना कि भाई ये इसके बारे में बात करता है। जब हम यहां पर इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं तो आपसे सीधे एक बात और भी पूछ सकता है, क्या कोई ऐसा सेक्शन भी है जो इस बारे में बात करता है कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आपको सीधे ही यहां पर लिखना है सेक्शन 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। क्या लिखेंगे बेटे? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, है ना। गठन मतलब उसका निर्माण करना। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। मैं CIC इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने फुल फॉर्म वहां पर लिख दी है। तो सीधे ही आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा में होता है। अध्याय पूछे तो अध्याय आपको बता देना है 3 है। और सीधे ही आपसे पूछा जाए, हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से सुनिए बात। अच्छा, कल एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा था, वो भी कंसर्न में ले लेता हूं कि सर आप उस लैंग्वेज का यूज करो जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो लैंग्वेज बेटे मैं सिंपल लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि अगर वही लैंग्वेज जो एक्ट में लिखी गई है, एक आध क्वेश्चन में उस तरह से लैंग्वेज कई बार आ जाती है, परंतु आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हाथ के हाथ करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप प्रश्न 100% कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। विश्वास कीजिए, आपका कल्याण होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपका ये है। तो सीधे ही आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि CIC का
गठन कौन करेगा, है ना, CIC का गठन कौन करेगा, है ना, कौन करता है या कौन करेगा। इस धारा में सीधे ही बात बोली गई है कि अगर केंद्रीय आयोग है तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सरकार इसका गठन करती है, केंद्रीय सरकार इसका गठन करती है। ये वो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कौन गठन करता है, केंद्रीय सरकार इसका गठन करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सदस्य कितने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीधे ही मैं यहां पर लिख देता हूं, सदस्य कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, सदस्य या टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, इस तरफ थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो आपको सीधे ही एक बात बोलनी है, इसमें सदस्य होते हैं, एक तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं, एक तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, कमिश्नर, चीफ, एक क्या होंगे आपके, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ CIC लिख देता हूं, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा बार बार लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। CIC होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और साथ में आपके कौन होंगे, साथ में 10 से कम से 10 से मैक्सिमम 10 लिख सकते हैं, अधिकतम 10 मेंबर, ठीक है, क्या होंगे, अधिकतम 10 सदस्य, है ना, अधिकतम 10 सदस्य। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसका गठन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो 10 और 11 मेंबर होते हैं, जिसमें एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और मैक्सिमम 10 सदस्य उसमें हो सकते हैं। 10 से ज्यादा किसी भी हालात में वहां पर सदस्यों को नहीं रखा जाएगा। पर अब एक बात यहां पर आ जाएगी कि ये जो अधिकारी होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं और बाकी अन्य सूचना आयुक्त ही होंगे, आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही होंगे, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे, यहां पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, यहीं पर बताया गया है कि आपका मुख्य सूचना आयुक्त, आपका मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति, अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति, इनको कौन अपॉइंट करता है ना, इनकी नियुक्ति, अपॉइंट, है ना, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ना, अपॉइंटमेंट कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सीधे ही आपको बोलना है कि अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है, आपको सीधे बोलना है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति महोदय कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें समझाने का विशेष कुछ नहीं है, आपको पता है कि इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जब आप पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट में चीज आएगी कि प्रेसिडेंट बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करता है, बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करता है, जैसे CAG को नियुक्त करता है, जैसे राज्यपालों को नियुक्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे विभिन्न आयोगों के जो अध्यक्ष हैं या विभिन्न आयोगों के जो सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं। और यहां पर भी ये क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग है, तो आयोग का मुखिया जो होगा, अध्यक्ष जो होगा, वो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और उसको नियुक्त करने का काम कौन कर रहे हैं, उसको नियुक्त करने का काम कर रहे हैं आपके राष्ट्रपति महोदय। पर राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, यहां पर सिफारिश होगी, यहां पर रिकमेंडेशन होगा, सिफारिश, सिफारिश पर, सिफारिश पर, है ना। सीधे ही आप यहां पर लिख देंगे कि राष्ट्रपति महोदय नियुक्त तो कर देंगे पर क्या करेंगे, सिफारिश पर। तो दिमाग में एकदम से प्रश्न आएगा कि अच्छा सिफारिश करी जाएगी, सिफारिश करने का मतलब होता है रिकमेंड करना। जैसे कोई भी आयोग आपको चयनित करता है ना, एज एन ऑफिसर, एज एन IAS, IPS या आपका IRS या PCS के विभिन्न पदों की अगर चर्चा हो रही होती है, तो यदि कोई व्यक्ति आपको नियुक्त करने का काम करेगा, आयोग नियुक्त करने का काम करेगा, तो वो आपका प्री लेगा, उसके बाद मेंस लेगा, देन आपका इंटरव्यू लेगा, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन आएगा तो वहां पर लिखा हुआ आएगा यू आर रिकमेंडेड, यानी कि आपको इस पद के लिए
आपको इस आपकी सिफारिश हम इस पद के लिए करते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि सरकार आपको उस पद पर नियुक्त करती है कि नहीं करती है। तो यहां पर सिफारिश होगी और सिफारिश करने के लिए एक समिति होगी। सिफारिश करने के लिए एक समिति होगी, एक कमेटी होगी। कौन होगी? एक कमेटी होगी, एक समिति होगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। जिसका प्रेसिडेंट कौन होता है, जो सिफारिश करने वाली समिति है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, जो सिफारिश करेगी कि किसको आपको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है और किसको आपको अन्य सदस्यों के रूप में वहां पर नियुक्त करना है। अब आपको एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि ठीक है भाई, राष्ट्रपति तो जो बड़ा दल होता है उसी के लोग राष्ट्रपति को चयन मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको निर्वाचित कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति को जो कहा जाएगा वही तो वो करेगा ना। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, वही वो करेगा, है ना। और यहां पर सीधे आ गया कि भाई ऐसी कमेटी होगी और ऐसी कमेटी सिफारिश करेगी कि इन लोगों को आपको नियुक्त करना है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो पार्टी चाहेगी, रूलिंग पार्टी चाहेगी, वही काम कर लेगी। बट ऐसा नहीं है। वहां पर एक बात और भी रखी गई है कि खाली अध्यक्ष के आधार पर चीजें नहीं चलेंगी, अन्य सदस्य भी आपके वहां पर शामिल होंगे। तो एक सदस्य आपका होगा, ठीक है, एक सदस्य आपका होगा। और वो कौन होगा? वो होगा आपका नेता प्रतिपक्ष, है ना, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष। जो लोकसभा में क्या होगा? अपोजिशन लीडर होगा। लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर होगा, लोकसभा का नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष कह लो या नेता विपक्ष कह लो, वो भी उस नियुक्ति करने वाली, सिफारिश करने वाली समिति में आपका रहेगा। और एक व्यक्ति और वहां पर रहने वाला है, वो है कौन? जिसे प्रधानमंत्री सलाह देंगे, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पाया हुआ एक मंत्री, है ना, पीएम की। समझ में आ रहा है? पीएम की सिफारिश पर एक मंत्री, है ना, पीएम की सिफारिश पर एक मंत्री। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, यहां से आपके प्रश्न की बनने की संभावना है कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करने वाली कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसका और कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, और एक सदस्य आपका कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश किया हुआ कोई एक मंत्री। तो इस तरह से आपको सेक्शन 12 को अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गई बात? इज एवरीथिंग क्लियर? एक बार बताओ मुझे, बताओ एक बार मुझे क्लियर करो, जितने भी लोग देख रहे हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट मेरी बात सुनना, पहले मुझे बताओ इज एवरीथिंग क्लियर? बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो। हम्म हम्म हाँ, लिख दिया है मैंने, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। ये आपको यहां पर देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म हम्म चलिए, बहुत बढ़िया है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इस तरह से, और देखो मतलब बहुत अच्छे से मैं इसको एक डायग्राम टाइप उसमें दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको ना पूरा थ्योरी में लिखवाने लगूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोग बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और यही सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या है कि लगभग 5,000 के आसपास बच्चे लाइव देख रहे हैं। हालांकि एनरोल तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है, परंतु एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक बात आप समझिए, जितने लोग आज आप देख रहे हैं, आप लोगों ने संकल्प किया है कि हमको यूपी पुलिस में दरोगा बनना है। परंतु अब आप देखेंगे जो एनर्जी आपके अंदर ये आज है मेरे प्यारे बच्चे, ये अगर 10 दिन भी ना चली तो कोई फायदा नहीं है। और ये अंतिम अवसर है आपके जीवन का, ये मान लेना आप, क्योंकि भर्तियां यूपीएसआई की 5-5 साल बाद आती हैं। और 5 साल जब बाद बात आती हैं तो पता नहीं लाइफ की क्या परिस्थिति होगी, है ना, शरीर की क्या स्थिति होगी, घर की क्या कंडीशन होगी, क्या पता वो उत्साह बचेगा नहीं बचेगा। तो एक बार बेटे, बस एक बार हिम्मत करके और बस लगे रहो। ये संख्या जो है ना, ये बढ़नी ही चाहिए।
ये कम नहीं होनी चाहिए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, डेली सारी क्लासेस में आपको अवेलेबल रहना है, ठीक है। तो यहां तक की चर्चा हमारी स्पष्ट हो गई। अब हम चलते हैं यहां पर सेक्शन 13 की तरफ। जो सेक्शन 13 बात करता है पदावधि के बारे में, किनके, जो ये अधिकारी नियुक्त हुए हैं केंद्रीय सूचना आयोग के, इनके टर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में बात होती है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सीधे ही हम यहां पर लिखेंगे पदावधि और शर्तें, ठीक है। यहां पर ऐसे ही वहां पर लिखा हुआ है पदावधि, है ना, पदावधि और शर्तें, पदावधि और शर्तें, पदावधि और शर्तें। तो ये पदावधि और शर्तें किसकी हैं? तो ये पद अवधि तो यहां पर कौन सी है? अकः सवर्णे दीर्घः पद धन अवधि, तो यहां पर आकार हो गया है। अका सवर्ण जो आपके वर्ण हैं वो मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, तो पद धन अवधि। तो जो भी कोई मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य पदों को धारण करेगा वो कितने टाइम तक अपने पद पर बना रहेगा। जैसे अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हो तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप कितने समय तक पद पर रहोगे? 60 साल की उम्र तक। ऐसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी 5 साल तक रहती है। तो कितने टाइम, रिटायरमेंट एज क्या है वो है, और कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें भी अगर वहां पर हैं तो उनको भी देखना समझना जरूरी है। तो अगर अंग्रेजी में इसको लिखें तो टर्म्स ऑफ ऑफिस, अंग्रेजी में इसको लिखा जाएगा टर्म्स ऑफ ऑफिस, है ना, एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस, इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हमने क्या बोला था, किसको नियुक्त कर रहे हैं। एक तो हम मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कर रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त को हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, प्लस हम अन्य सदस्यों को नियुक्त कर रहे हैं, अन्य सदस्यों को नियुक्त कर रहे हैं। तो ये कितने टाइम तक अपने पद पर रहेंगे, है ना, कितने समय पद पर रहेंगे, कितने समय तक पद पर रहेंगे। बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा, कितने समय तक पद पर रहेंगे। तो वहां पर दो कंडीशन आपकी बनाई गई हैं। एक तो पहली कंडीशन तो यह है कि गवर्नमेंट जब तक चाहे, क्योंकि यहां तो सूचना देने की बात है, जो अपना विश्वसनीय आदमी होगा उसको रखा जाएगा, जो बचाता रहेगा सरकार को उसको ही रखा जाएगा। तो यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि सरकार तय करेगी। पहला पॉइंट यहां पर है कि सरकार तय करेगी, है ना, सरकार तय करेगी कि कितने समय तक उस व्यक्ति को हमको पद पर बनाए रखना है। यानी कि जैसे राज्यपाल के बारे में है कि राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। एक शब्द होता है प्रसाद और एक शब्द होता है प्रासाद। आप समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभी हिंदी में पढ़ेंगे, ममतेश सर बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आपको सब ये क्लियर करेंगे। तो प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद जो शब्द होता है जो मंदिरों में मिलता है, कहते हैं भगवान का प्रसाद ले लो, तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, है ना, उनकी कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है पैलेस, महल। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, पर्यंत मतलब तक, तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। और ऑन एन एवरेज अगर एक टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल आप कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि कोई फिक्स एज लिमिट यहां पर नहीं दी गई है, परंतु फिर भी किसी ने कहा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, सरकार ही तय करेगी, तो कोई एक फिक्स एज लिमिट तो दो। तो उन्होंने कहा अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। कब तक? अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक? अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, ये दो कंडीशन। तो इनमें से जो भी पहले पूरी हो जाए, इसमें एक पॉइंट यहां पर ऐड कर लीजिए, हम यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे कि इनमें से, इन शर्तों में से, इन शर्तों में से जो भी पहले पूरी हो जाए, पहले पूरी हो जाए, तो तब तक वह व्यक्ति, ये अधिकारी अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब एक बात इसमें समझने वाली बात है, अब यहां पर इन्होंने एक बात तो लिखी थी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस
यानी कि पदावधि के बारे में बात हुई थी। ये एक्स्ट्रा शब्द यहां पर क्यों लगाया गया, शर्तें, कंडीशंस यहां पर क्यों लगाई गई? तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, जैसे अगर आप यूपी पुलिस एसआई बनोगे तो फिर आप थाना इंचार्ज भी जाओगे, आप इंस्पेक्टर भी बनोगे, देन आप रिटायरमेंट के टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आप डीएसपी भी बन जाओगे, है ना, जिसको सर्किल ऑफिसर कहते हैं, सीओ कहते हैं जिसको, तो वो भी आप बन जाओगे, है ना, फिर आप रिटायर हो जाओगे। पर इनकी तो क्या है कि सरकार तय करेगी। तो क्या ये दोबारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से जानना है। यहां पर एक प्रश्न आप तय कर लीजिए कि क्या रिटायर होने के बाद, क्या रिटायर होने के बाद, क्या रिटायर होने के बाद, क्या रिटायर होने के बाद सीआईसी, ठीक है, सीआईसी अब आपको समझना चाहिए, इतना आपको समझना चाहिए कि सीआईसी का क्या मतलब है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, एवं अन्य सदस्य दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो भाई सीधे सीधे अगर इसका मैं उत्तर लिखवाना चाहूं तो आपको सीधे सीधे लिखना नो, ना ही, दोबारा ना ही बैठाए जाएगा पद पे। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार यदि ये अधिकारी रिटायर कर दिए गए सरकार के द्वारा तय सीमा में या 65 वर्ष की आयु तक, तो दोबारा से इन लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यही है वो शर्त जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, यही है वो शर्त जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। अब एक संशोधन इसमें मैं आपको बता देता हूं, सन 2019 में इस धारा के अंतर्गत ही 2019 में एक संशोधन हुआ है, एक अमेंडमेंट इसमें हुआ है, ठीक है, 2019 में एक संशोधन हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ है कि सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस आपके अन्य जो सदस्य हैं, अन्य जो आपके सदस्य हैं, है ना, अन्य जो सदस्य हैं, इनके क्या चीज, इनके वेतन, है ना, यानी सैलरी, यानी कि सैलरी, सैलरी, और क्या, इनके भत्ते यानी कि अलाउंसेस आपके, यानी कि इनके सैलरी, इनके अलाउंसेस, और क्या क्या, इनकी सेवाएं, है ना, इनको और कोई अगर सर्विसेज मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं तो इन्हें केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाएगी, है ना, केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार ये सुविधाएं देगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ लेनी है, ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। कोई बच्चा पूछ रहा है क्या सर हमें अपने हाथ से नोट्स बनाना चाहिए, आप देखो कि मैंने पहले भी लिख करके पढ़ाया है, मैं फिर से लिख करके पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी ये नैतिक धर्म है, आपका भी ये कर्तव्य है कि आप इन चीजों को, जो कठिनतम चीजें मानी जाती हैं यूपीएसआई के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उनको लिख लिख करके ही याद करना चाहिए। तो आपको ये बहुत अच्छी बात है संस्था की कि संस्था आपको बोर्ड पीडीएफ देती है, हैंड रिटन पीडीएफ देती है, जिससे आपको भरपूर सुविधा मिले। परंतु एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपने सामने पेन कॉपी लेकर के बैठे, शॉर्टेस्ट वे में चीजों को, आप देख रहे हो कि मैं शॉर्टेस्ट वे में चीजों को, मैं ना ज्यादा लिखने में विश्वास नहीं करता, मैं आपके सामने फैक्ट को एक कलात्मक ढंग से पेश करने का प्रयास करता हूं, जिससे चीजें आसान हो जाए और आपके प्रश्न अच्छे से अच्छे बनने की सुविधा आपको मिल सके। इतनी बात क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, टाइम की तरफ ध्यान मत दो। हाँ बिल्कुल, मुझसे एसआई बनने के बाद आपको मिलना है बेटे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात यहां पर हो गई, अब एक बात यहां पर हो गई, सेक्शन 14, सेक्शन 14 हमारे सामने आ गया है, सेक्शन 14 हमारे सामने आ गया है। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अधिकारियों को उनके पद से हटाया जाना। अब ऐसा भी तो हो सकता है
कि नालायक आ जाए कोई? आपको पता है कि अधिकारियों को उनके पद से हटाया भी जाता है। किन मामलों में, किन मामलों में हटाया जाता है? तो आपने पॉलिटी में चीज पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाए जाने का केवल एक कारण है, यदि वह संविधान के जो उपबंध हैं उनका उल्लंघन करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनका यदि उल्लंघन करता है। परंतु और अधिकारियों के बारे में बात आती है कि यदि वो दिवालिया हो जाएं, यदि वो पागल हो जाएं, वो मेंटली अनस्टेबल हो जाएं, वो उस पद को धारण करने योग्य ही ना रहें, या वो भ्रष्टाचार के या कदाचार के मामलों में संलिप्त आपके हो जाएं, तो आपको यहां पर सीधे सीधे लिखना है मुख्य सूचना आयुक्त। सीधे ये धारा क्या कहती है? मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त एवं, है ना, एवं अन्य जो आपके हैं, है ना, एवं अन्य अन्य सूचना आयुक्तों को, है ना, अन्य सूचना आयुक्त, आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर, आयुक्तों को हटाया जाना, आयुक्तों को हटाया जाना, आयुक्तों को हटाया जाना। इस संदर्भ में यह बात करता है रिमूवल ऑफ सीआईसी एंड अदर। आपका ये पॉइंट ध्यान रखना है, रिमूवल, रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ सीआईसी एंड अदर, सीआईसी एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें सीधे ही लिख सकते हैं, क्यों हटाएंगे भाई? सीधे ही क्यों हटाना है, सीधे, बहुत सरल, क्यों हटाना है? ऐसी क्या दिक्कत आ गई? क्या इसने हमारे बच्चे चुरा लिए, या इसने हमारे सामने से रोटी उठा ली, या इसने हमारा पास्ता चुरा लिया, या इसने हमारे सामने से रसगुल्ला हटा लिया? क्या कारण है कि इसको हटाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं भैया, ये कारण नहीं है। क्यों हटाना है? यानी कि हम कारणों की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हमको कारण चाहिए, यानी कि हमको रीजंस चाहिए, रीजंस चाहिए। तो फर्स्ट रीजन इज, वो कहेगा हाँ बताते हैं, ये रसगुल्ला नहीं चुराया तुम्हारा, ये तुम्हारा कढ़ी पकोड़ा नहीं चुराया है, ये क्या है? ये साबित कदाचार का मामला है ना। यदि क्या हो जाता है कि कदाचार के मामलों में, साबित कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार, यानी कि करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का मामला है ना, करप्शन का मामला है, करप्शन का मामला है, तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। उस पर कदाचार के आरोप हैं, उसने सही से लोगों से बिहेव नहीं करता, अपना काम ठीक से नहीं करता, है ना, घूस लेता है, या और डिसिप्लिन, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। दूसरी इसमें बात है कि यदि वह अयोग्य हो, यदि वह असमर्थ हो, है ना, असमर्थ हो, है ना, यदि वह असमर्थ हो, पद को धारण करने में असमर्थ हो, उस पद के योग्यता वह न रखता हो, बस बना दिया हो, काम ही नहीं कर पा रहा, इतनी योग्यता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। बट यहां पर एक शर्त है, ऐसे ही मुंह उठा के हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, शर्त क्या है? हटाने की शर्त क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही, उच्चतम न्यायालय, है ना, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जाएगा, है ना, हटाया जाएगा, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया। ऐसे तो कोई भी मान लिया वो कहने लगा कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तुम गड़बड़ कर रहे हो, मैं ये जानकारी तुम्हारी दूंगा लोगों को, ये बात वो बोलने लग गया, और वो कहने लगे ए सुन रहे छोरा मुन्ना, अगर हमारी बात बोली ना तो सेक्शन 14 का यूज करते हुए तेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देंगे, या तुझे असमर्थ बता देंगे इस पद के लिए, और तुझको बाहर निकाल देंगे। तो सीधे बोलेगा कि झूम बराबर झूम, ये सीधे बोलेगा मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट है, पहले सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि तुम मुझ पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो वो सही हैं कि नहीं। दूसरी बात है, अगर तुम कहोगे कि मैं इस पद को धारण करने में असमर्थ हूं, तो यह भी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा,
तब जाकर के मेरा रिमूवल संभव है। मैं कोई ब्लैक हेड थोड़े ही हूं जो बस ऐसे दबाया और निकाल दिया। मैं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूं, है ना, या तो मैं तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूं, सही और सच्चाई के साथ में काम करूंगा। तो यहां पर आपका ये सेक्शन 14 काफी जरूरी हो जाता है और यहीं तक हमारे अध्याय 3 की बात होती है, जो कंप्लीट चर्चा करता है किसके बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में और उसके मुख्य सूचना आयुक्तों के बारे में यहां पर गंभीर रूप से चर्चा होती है। ठीक, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। आज कोशिश है कि ये एक्ट हमारा पूरा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, आरटीआई है, आरटीआई के अंतर्गत ही ये सब आता है। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं। अब बिल्कुल हमारे यहां पर क्या स्थिति है, हमारे यहां पर जी सब चीज ठीक है ना, मैं एक बार देख। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी अभी एक कमेंट देखा, मैंने अभी एक कमेंट देखा, तो उस कमेंट में धमकी मेरे को मिली है अभी, भैया चुपचाप पढ़ाया करो, फालतू की बकवास मत किया करो। अच्छा, तो चुपचाप पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, चुपचाप पढ़ाऊंगा मैं। चुपचाप का मतलब रहता है होठ सिले होने चाहिए। तो अभी अगली धारा, हम्म 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 ऐसा ये नीम का डंडा रखा है भाई साहब यहाँ पे, ध्यान है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये घर भिजवा दूंगा और घर भिजवा करके फिर इससे कुंडी सोटा घोल करके बादाम और मखाने और किशमिश पीना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चुपचाप पढ़ाओ। अरे हमको जरूरत है बोल करके पढ़ाने की, ज्ञान मत दीजिए, कृपया करके शिष्य की भांति व्यवहार कीजिए। तो अब हम अध्याय 4 की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और अगर आपको केंद्रीय सूचना आयोग समझ में आ गया है तो यह भी आपको भली भांति समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेम इसको भी शुरू करेंगे हम लोग। यहां पर पूछेगा कि अध्याय में कौन से में है, चैप्टर में कौन से में है, तो यू विल हैव टू से दैट कि इन चैप्टर 4 वी डिस्कस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड राज्य सूचना आयोग। अगर हम बात करेंगे कि कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 15, सेक्शन 15 में बात ही यही की जाती है, सेक्शन 15 में बात ही यही की जाती है कि राज्य सूचना आयोग का गठन, क्या, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सीधे ही बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेम वही स्थिति आएगी कि पूछा जाएगा कि गठन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको क्या बात बोलनी पड़ेगी। तो सीधे ही हम लिखेंगे कि गठन कौन करेगा, गठन कौन करेगा, सीधे हमको लिखना है गठन कौन करेगा। तो आपका सीधे ही उत्तर होना चाहिए कि राज्य का अगर बात हो रही है तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये बात अपने दिमाग में आपको अच्छे से डाल लेनी है। अब इसमें स्थिति यह है, अब इसमें स्थिति यह है
कि कौन कौन लोग होंगे इसमें, कितने सदस्य होंगे। तो जैसी स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग में है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, वहां पर तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त था, सेंट्रल है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर था। यहां पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा, यहां पर भी एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और 10 मैक्सिमम 10 लोग आपके अन्य सूचना आयुक्तों के तौर पर होंगे। तो यहां पर हम सीधे बात करते हैं कि भाई सदस्य कितने होंगे, है ना, सदस्य कितने होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, इस बारे में हमको चर्चा कर लेनी है। तो यहां पर सीधे ही हमको जो बात बोलनी पड़ेगी कि एक कौन होगा, एक होगा आपका राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। एक कौन होगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। और दूसरे नंबर पर और कितने लोग होंगे, तो इसमें आपको लिखना है अधिकतम 10 अन्य सदस्य। अधिकतम कितने, अधिकतम 10, बिल्कुल वही सेंटर वाली स्थिति है, अधिकतम 10 अन्य सदस्य, अधिकतम 10 अन्य सदस्य, जिन या उनको आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह सकते हो। ये इतने लोग आपके इसमें रहेंगे सदस्य, ये आपसे पूछा जाएगा। तो केंद्र वाले में और राज्य वाले में सदस्यों की संख्या लगभग बराबर ही है या बराबर ही है। वहां पर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है, यहां पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, वहां पर 10 अन्य सूचना आयुक्त हैं, यहां पर भी 10 अन्य सूचना आयुक्त हैं आपके। तो सीधे ही अब हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई चलो यहां पर बात हो रही है आपके SCIO की, है ना, SCIC की, यानी कि आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, है ना, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्य, है ना, 10 अन्य सदस्य, जो कि कौन होंगे, जो कि सूचना आयुक्त ही आपके होंगे, जो कि कौन होंगे, सूचना आयुक्त ही होंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा, सीधे ही हम यहां पर पॉइंट करेंगे कि नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, अब अगर राज्य में है तो राज्य में किसे नियुक्ति करनी चाहिए एक बार बताना, अपॉइंट कौन करेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, है ना, वहां पर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपकी सेंटर में है वही आपका यहां पर है। तो आप मुझे बताओ कि अपॉइंट कौन करेगा, मैं लिख देता हूं पूरा यहां पर कि अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, बताओ यहां पर स्टेट में कौन करेगा, आंसर। मैं थोड़ा जल ले लेता हूं इतने हम्म मैं थोड़ा जल ले लेता हूं। देखें कौन करेगा। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत मजा आएगा आपको क्लास के अंत में। वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, वाह, शाबाश। हाँ, कल कोई पूछ रहा था कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहा जाता है और राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। जो आपके यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जिनको केंद्र सरकार सीधे अपने शासन और प्रभाव में रखती है, वहां पर जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली है और पांडिचेरी है, वहां पर उपराज्यपालों को नियुक्त करती है, लेफ्टिनेंट आपके गवर्नर हैं। और जहां पर सीधा शासन करती है वहां पर प्रशासक होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर उनको कहा जाता है। तो कौन नियुक्त करेगा, तो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, यहां पर कौन करेंगे, यहां पर राज्यपाल महोदय करेंगे। यहां पर कौन करेगा, गवर्नर यहां पर करेगा, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर करेगा, गवर्नर करेगा, पर गवर्नर के पास उतनी शक्ति नहीं है ना। अब यहां पर जो नियुक्ति होगी वो एक समिति की सिफारिश पर होगी। किस पर, समिति की सिफारिश पर। किसकी, समिति की सिफारिश पर, समिति के रिकमेंडेशंस पर ही नियुक्ति होगी, जिसका अध्यक्ष, है ना, जिसका प्रेसिडेंट कौन होगा, है ना, जिसका अध्यक्ष कौन होगा। जिसमें अगर बात करें अन्य सदस्य की, तो अन्य सदस्य आपका कौन सा हो सकता है, और एक और इसमें सदस्य होगा
तो वो कौन सा हो सकता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली समिति में अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा कौन होता है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। और तीसरा कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश किया हुआ कोई एक मंत्री। तो ठीक उसी आधार पर केंद्रीय ये राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो आप सीधे ही लिखेंगे मेरे बेटे, राज्य का मुख्यमंत्री। कौन? राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम महोदय ये काम आपका करेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री ये काम करेगा, राज्य का सीएम ये काम करेगा। अगर अगली हम बात करेंगे कि और कौन करेगा, कि और सदस्य कौन होगा, तो विधानसभा है ना, राज्यों में क्या होती है? राज्यों में विधानसभा होती है। विधानसभा का नेता विपक्ष है ना, विधानसभा का नेता विपक्ष। जैसे अभी विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है? श्री अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है। अभी आपके मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह की पॉलिटिकल विचारधारा में कभी भी बहता नहीं हूं, ठीक है। मेरे लिए बीजेपी, मेरे लिए आपकी समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी या तमाम जितनी पार्टियां हैं, वो अपने अपने विचारधारा हैं लोगों की। एक्चुअली में ये एक प्रोफेशन है जहां पर लोग आपको पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर सड़कों पर, मंचों पर, टीवी के कार्यक्रमों में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु बैक स्टेज, जिसको नेपथ्य कहा जाता है ना, रंगमंच के पीछे की जो जगह होती है उसको नेपथ्य कहते हैं। वहां पर सब लोग हाथ मिलाते हुए, बैठे हुए, कॉफी पीते हुए, पार्टी करते हुए, एक दूसरों की शादियों में जाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो इनके चक्कर में अपने दैनिक जीवन को कभी भी प्रभावित ना करो। एक दिन जो आपको भी अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जाके वोटिंग डे वाले दिन वोट डाल के चले आओ। और तीसरा व्यक्ति कौन इसमें होगा? तीसरा व्यक्ति इसमें कौन सा होगा आपका? तीसरा व्यक्ति होगा सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री, है ना। सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ, सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री, है ना। सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री। ये पूरी की पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गति से चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, जो किताब है, जो अभी बुक आने वाली है ना, आरडब्ल्यू की बुक आने वाली है, उसमें बहुत मेहनत से लोग काम कर रहे हैं और वो मेरे निर्देशन में बनकर तैयार हो रही है। एक्चुअली में कंटेंट उसका सारा मैंने ही दिया है, ठीक है, और लोग उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उस किताब की खासियत यह है कि उस किताब में ना आपको बहुत सारे ग्राफ्स मिलेंगे, बहुत सारी टेबल मिलेगी, और आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा वो बुक मदद करेगी। साथ में उसमें एक बेहतरी है कि संविधान नहीं है ना। बहुत सस्ती किताब मिल जाएगी, 100 रुपए के आसपास की किताब मिल जाएगी, वो कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है उसकी। और उसमें क्या चीज रहेगी कि जो भी एक्ट रहेगा उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको एक्ट के साथ ही मिलेंगे, है ना। और बिल्कुल आपको उसमें पिक्चर मिलेंगी, डायग्राम मिलेंगे। सारी धाराओं को समझाने के लिए हमने घटनाओं को दिखाया है। अगर कोई गोली मार रहा है तो उन घटनाओं को भी हमने चित्रों के माध्यम से, बहुत सुंदर मल्टी कलर 4 कलर में वो किताब आएगी। आप देखेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 100 रुपए तो ऐसे भी खर्च कर देते हैं हम लोग, तो वो किताब आपके पास अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वो किताब आपको बहुत बेहतरी और सुकून प्रदान करेगी और आपकी तैयारी को बढ़िया करेगी। अब यहां पर जब हमने बात कर ली है तो सेक्शन 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। कहां पर चलते हैं? सेक्शन 16 की तरफ हम चलते हैं। और सेक्शन 16 बात करती है राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि, है ना, अधिकारियों की पदावधि। पदावधि मतलब वही टर्म्स ऑफ ऑफिस, पदावधि एवं शर्तें, तो सेम वही चीजें रहने वाली है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। अंग्रेजी भाषा में अगर इसको लिखना चाहें तो अंग्रेजी बीट पे इसको लिखना चाहें तो सीधे ही आप लिखना चाहेंगे इसमें टर्म्स ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस, एंड कंडीशंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो टर्म्स ऑफ ऑफिस और कंडीशन में सेम स्थिति वही आएगी, सेम स्थिति वही आएगी कि कब तक पद धारण करेगा, है ना,
कब तक पद धारण करेंगे अधिकारी, कब तक अधिकारी पद धारण करेंगे? तो वही दो बातें हैं जो पहले थी आपकी, कि सरकार तय करेगी। कौन करेगी? सरकार तय करेगी, सरकार तय करेगी। इसमें अब ज्यादा मैं समझाने में प्रयास नहीं कर रहा हूं, इसको मैं जल्दी जल्दी पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आज ये एक्ट पूरा हो जाए। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मेरी क्लास के बाद किसी की क्लास ना हो अन्य शिक्षक की, क्योंकि अगर 10-5 मिनट ऊपर भी हो जाए तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये आज नहीं होता ना तो मैं बात करूंगा फिर आगे, एडमिन जो है, जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, तो उनसे बात करूंगा कि मेरे को ऐसा कोई टाइम दो जहां पे मैं 10-5 मिनट ऊपर भी हो जाए तो काम चल जाए। तो सरकार तय करेगी, या 65 वर्ष की आयु तक, है ना, 65 वर्ष की आयु तक, या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो, है ना, दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए, जो पहले पूरी हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेम वही कंडीशन है। अब यहां पर एक शर्त जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी, उसको आपको ध्यान रखना है। यहीं पर सीधे मैं लिख देता हूं कि रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त नहीं होंगे। रिटायर होने के पश्चात, रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, है ना, ये अधिकारी दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी है, बहुत अच्छे जाननी है। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि एवं शर्तें सेम वही है। क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? जल्दी बताओ। हाँ सर जी, मैं, हाँ, आपके कमेंट इतनी तेज गति से चलते हैं तो पता नहीं लगता। डाउट आपका जो भी कुछ रह जाया करे, आप एक काम करो, जैसे अब ये वीडियो है तो इसमें कमेंट सेक्शन भी आता है, तो अगर, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट आपका बचेगा, मैं इतनी गंभीरता से इतनी सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं, फिर भी यदि आपका डाउट कुछ बच जाता है तो आप उसमें डाल दो जो कमेंट सेक्शन है। मैं समय अनुसार उस कमेंट सेक्शन को देख लूंगा और आपके डाउट्स भी देख लूंगा। कुछ अच्छी बातें हो तो वो बता दिया करो, ठीक है? चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करते हैं सेक्शन 17 में, कि रिमूवल, वही चीज है सीधे ही। सेक्शन 17, पीछे 16 था ना हमारा, हाँ ठीक है, सेक्शन 17 हमारा है। तो राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों को, पदाधिकारियों को, पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। तो क्यों हटाए जाएंगे? सेम वही कारण है, सीधे हम लिखेंगे पद से हटाए जाने का कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण वही है जो हमारे पहले थे। क्यों हटाया जाएगा? तो कारण वही है जो पहले थे। या तो क्या है कि साबित कदाचार का मामला है। किसका? साबित कदाचार का। कदाचार, कद मतलब बुरा, आचार मतलब आचरण, है ना। या सीधे ही आप इसको लिख लो, भ्रष्टाचार का मामला है। किसका? भ्रष्टाचार का मामला है। अंग्रेजी भाषा में लिखना चाहो तो अगर करप्शन का मामला है तो उसको हटाया जा सकता है। या दूसरा क्या है कि पद धारण करने में असमर्थ है, पद धारण करने में, पद धारण करने में वह व्यक्ति असमर्थ है, पद धारण करने में वह व्यक्ति असमर्थ है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। परंतु यहां पर एक शर्त है ना, यहां पर एक शर्त है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ऐसे नहीं कि मनमर्जी से हटा दिया। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में अगर उन अधिकारियों को पद से हटाने की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट पहले प्रॉपर उस चीज को लेकर के इंक्वायरी बिठाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा, और हाँ, जांच करेगा, और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। यदि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है इन चीजों को लेकर के तो उसके पद से उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, है ना, उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। वहां पर क्या चीज थी? वहां पर क्या चीज थी कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा रहा था। यहां पर क्या होना चाहिए वो मुझे आप बताओ। यहां पर क्या होना चाहिए वो चीज मुझे आप बताओ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, शुरू में समझ में नहीं आता, अब अच्छे समझ में आ रहा है। बेटे समझने का प्रयास करोगे, इसीलिए तो मैं
धीरे धीरे चल रहा हूं, इतना डिटेल में लेकर के चल रहा हूं। आप समझने की कोशिश करो, तब चीजें समझ में आएंगी। बताओ क्या आंसर होना चाहिए, किसकी रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाएगा? ऐसे नहीं हटाया जाएगा। वहां पर केंद्र में क्या था? सुप्रीम कोर्ट। यहां पर क्या होना चाहिए? हाँ, राज्यपाल तो हटाएगा ही, जो नियुक्त करता है वही हटाता है। आंसर करो। हाँ, कौन हटाएगा? किसकी रिपोर्ट के आधार पर? वाह मेरे बेटे वाह, वाह मेरे चीतो वाह, हाई कोर्ट, वाह 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 वाह। ये कैसा जुमला कह दिया आपने कि इनको हटाया जाएगा हाई कोर्ट के आधार पर? सारे गलत, यहां पर भी हाँ, यही तो खेल है। राज्य सूचना आयोग का दिमाग में आती है हाई कोर्ट, नहीं, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के पश्चात ही, जांच रिपोर्ट के बाद ही राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। हाँ, ये खेल है, राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये खेल है। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, यही तो गेम खेलते हैं एग्जामिनर। और आप मेरे भोले भोले बच्चे जो अपने आपको बहुत समझदार समझते हैं, जो कहते हैं सीधे पढ़ाओ, बकवास मत करो। बताओ, अपने गुरु को कोई ऐसे बोलता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी खेल जाता है आपके साथ में। हाँ तो यहां पर भी हाई कोर्ट ना होकर सुप्रीम कोर्ट है। जैसे मैंने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु जैसे ही बात आती है कि उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको लगता है केंद्र में वो कर रहा है, स्टेट में राज्यपाल करेगा, बट ऐसा नहीं है। वहां पर भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यहां पर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अच्छा हुआ तो यहीं पे फंसा लेगा और 2.5 नंबर आपके खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि फिर आज ये मुझे लगता नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि हमको 30 तक पहुंचना है। तो कल इसका फाइनल सेक्शन हो जाएगा, कल इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, यदि कुछ टाइम चेंज कराने के बारे में बात करी जाए तो कैसा रहेगा, जिससे 1-1.25 घंटे भी अगर क्लास चल जाए तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कल फिर क्लास होनी ही है इसी की। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए इतना गंभीरता से इसको पढ़ाया जा रहा है। हम्म आनंद लीजिए, बहुत आनंद है ना, बहुत जान लगा करके। अब मुझे लगता है लेख की भी समस्या नहीं होगी। तो ठीक ही ठाक लिख रहा हूं भाई मैं भी। देखो कितना सुंदर मोती से टपका रखे हैं मैंने, मोती से चमका रखे हैं भाई मैंने, मल्टी कलर यूज कर रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूं। अगर फिर भी आप संतुष्ट ना हो पाए तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है मेरे जीने का। हाँ, मुझे मर तो नहीं जाना चाहिए, पर मुझे पढ़ाना ही चाहिए बढ़िया करके। बताओ। हाँ, तो टाइम चेंज करने के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं भाई, 2 बजे नहीं, 6 बजे के आसपास की बात करो, शाम के टाइम की। यूपी जीके वाले जो सर है उनसे बात करी जाएगी फिर, क्योंकि उसके बाद कोई यूपीएसआई की क्लास नहीं है। 6 बजे क्लास है ना, तो उनको 4 बजे भेज देंगे, इनको 6 बजे भेज देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा, बट चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज हम क्लास को यहीं रख लेते हैं, और शानदार क्लास आपके साथ आज एप्लीकेशन पर रही। गंभीरता से पढ़िए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। समय से पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत शानदार तैयारी करवा के एग्जाम में भेजूंगा, चिंता मत करना। दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, पर आपको बढ़िया तरह चीजें समझाऊंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर छोड़ दें, और शायरी अगर सुननी है तो शायरी सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। जिसको अगली कक्षा में जाना है वो जा सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, कोई हमको पसंद नहीं आती हैं दिल दिल आशिकी शायरियां, तो कोई बात नहीं, मैं आपको 1-2 सुना देता हूँ। ठीक है, चलो। हम्म हम्म हाँ, चलो चलो सुनो, आज थोड़ी सी दुख भरी दास्तान सुनो किसी की, है ना। आज थोड़ी सी दुख भरी दास्तान सुनो, फिर क्लास को हम ऑफ करेंगे। 1 मिनट रह गया है हमारा। क्या कहा किसी ने? एक कोई बहुत परेशान है, हम्म
अपनी जिंदगी के हालातों से, जैसे हम आप परेशान हैं जिंदगी को लेकर के, तो उसने बहुत भाव में आकर के एक बात कही कि अपने हालात, क्या बोला उसने, अपने हालात, अपनी हालत, सीधे ऐसे बोलना चाहिए, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको। ये बहुत बुरी हालत है, बाल ऐसे बिखरे पड़े हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लाइफ में है। तो सीधे ही बोल पड़ा, लोग कह रहे हैं कि यार तुम क्या हो गया, तुम परेशान लग रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। तो उसने कहा अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है। क्या सुना है? मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, कि परेशान हूं मैं। ठीक है, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं। एक और सुनाऊं? एक और सुना देता हूं चलते चलते। हम्म। हाँ, देखो, एक और सुनाता हूं, मजा आ जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा है एंग्री यंग मैन वाला है, बढ़िया वाला। किसी ने कहा खाली पड़े मेरे हाथ देख लो। क्या बोला सीधे किसी ने? खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है मेरे साथ देख लो, मैं अकेला खड़ा हूं। खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, कम से कम ऐसा होता कोई हाथ मेरे पकड़ता। खाली पड़े मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं मेरे साथ देख लो, मैंने सारी उम्र चाहा जिनको, मैंने सारी उम्र चाहा जिनको, वो जाते जाते कह गए, वो जाते जाते कह गए, लो अपनी औकात देख लो, लो अपनी औकात देख लो, लो अपनी औकात देख लो। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोर्स की चिंता मत करिए आप लोग। देखो अच्छी तरह पढ़ाने में टाइम लगता है, कुछ एक्ट ऐसे हैं, अब 31 धाराएं हैं, अब देखो 31 धाराओं में लगभग सारी हम पढ़ रहे हैं, सारी डिटेल की हैं, तो लिखना है, पढ़ना है, समझाना, उसकी चिंता मत करो, समय से सब चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। यदि बाद में ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी आ गया, तो मेरे पास पीडीएफ की व्यवस्था है, फिर लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधे पीडीएफ लाके एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी हमारे पास समय पर्याप्त है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसके अंतिम भाग के साथ में, और मैं बाकी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी ले आऊंगा। अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, बिल्कुल शांत मन से होकर के तैयारी करिए। धीरता, धैर्यता, गंभीरता, पराक्रम, साहस, इससे विजय मिलती है, कभी भी दिक्कतों से विजय नहीं मिलती। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं कल। लव यू ऑल गाइज, बाय।